खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। 16 नवंबर सन 2024 है आज और आप प्रोग्राम देखना शुरू कर चुके हैं। सलाम जेके, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर दिन सुबह आपके सामने आते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपको बाखबर करें, हालात वाक़ात से बाखबर करें। जम्मू कश्मीर पर हमारी सबसे ज़्यादा नज़र रहती है, हालात वाक़ात आपके सामने रखते हैं। सियासी उफ़क़ पर क्या कुछ चल रहा है आपके सामने रखने की बात करते हैं, लेकिन सियासी मैदान में मुल्क भर के अंदर चुनाव भी चल रहे हैं, बयानात भी आ रहे हैं, उस पर भी हमारी नजर है, वो भी आपके सामने अपडेट करेंगे। और आज सरहद पार भी आपको लिए चलेंगे और इस नशरियात में हमारे साथ मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, तजिया निगार भी ज्वाइन करेंगे और आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे 9:45 पर। आखिरी 13 मिनट हम आपके साथ बिताएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा फोन कॉल्स को उन 13-14 मिनट के दौरान हम शामिल प्रोग्राम कर सके, हुकूमत तक आपकी आवाज को पहुंचाएं, आपके मसाइल और मुश्किलात का हल करने के लिए एक छोटी सी कोशिश गुलिस्तान न्यूज की। कितने कामयाब होते हैं ये आप हमें जरूर बताइएगा, वो आप हमें बताएंगे। हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी आएंगे, लॉग इन, शेयर और सब्सक्राइब वहां पर करेंगे और हमें अपडेट करेंगे। हालात वाक़ात से भी तनकीद भी करेंगे। आपका तनकीद हमारे लिए बेहतर होता है क्योंकि तनकीद बराए तामीर के हम कायल हैं, इसलिए जरूर हमारी खामियां, हमारी कोताहियां हम तक पहुंचाइएगा ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर बना सके। फिलहाल प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है और पहले पड़ाव के पर हम आते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज हिस्ट्री की किताब में क्या कुछ लिख चुका है, यानी हिस्ट्री की किताब में क्या कुछ लिखा गया है। सबसे पहले उस पर आते हैं, हिस्ट्री ऑफ द डे पर आते हैं और हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने रखेंगे मेरे साथी गौहर कुचे। इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। प्रोग्राम का आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ हुआ है मुल्की और आलमी सतह पर, वो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद ही खबरों की शुरुआत करेंगे और आज हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। आज ही के दिन 16 नवंबर साल 1835 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, वो आज ही का दिन था। आज ही के दिन 16 नवंबर साल 1846 में अकबर इलाहाबादी की पैदाइश हुई है और आज ही के दिन 16 नवंबर साल 1848 में रोम में बगावत शुरू हुई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1894 में किर्गिस्तान में तुर्कों ने 6000 मियानी लोगों का कत्ल किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1918 में हंगरी आज़ाद जमहूरिया बना, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 16 नवंबर साल 1930 में लंदन में पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, लेकिन उसमें हिंदुस्तान की जानिब से किसी ने उसमें शिरकत नहीं की थी। और आज ही के दिन 16 नवंबर साल 1835 में आपको बताते चले कि 16 नवंबर आज ही के दिन 1933 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम हुए, 16 नवंबर 1933। और आज ही के दिन 16 नवंबर साल 1945 में यूनेस्को का क़याम अमल में आया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1956 में सोवियत यूनियन ने खला में न्यूक्लियाई तजुर्बा किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1968 में सोवियत यूनियन ने सबसे बड़े सैटेलाइट को खुला में रवाना किया। और आज ही के दिन साल 2006 में पाकिस्तान ने गौरी 5 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। और आज ही के दिन साल 2014 में इस्लामिक स्टेट ने शामी कुर्द जंगजू के खिलाफ जंग छेड़ दी, वो आज ही का दिन था और साल था 2014, 16 नवंबर साल 2014। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि 16 नवंबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हमने आपको बताया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबर का आगाज करते हैं और सबसे पहले चलते हैं जी जिला डोडा सूबे के अंदर, डोडे के अंदर, क्योंकि डोडा से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आ रही है कि रात देर गए आग की हौलनाक वारदात हुई है, जिसके अंदर अभी तक इत्तलात के मुताबिक 2 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 2 रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। मकामी लोगों और पुलिस इंतजामिया और सिविल इंतजामिया की मदद से अगरचे रात देर गए आग पर काबू भी पाया गया है, ताहम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 2 रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर हादसाती तौर पर ये आग लगी, जिसमें ये रिहायशी मकान जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। बटियास चली
पिंगलन तहसील है, ये 6 किलोमीटर दूर है जी सब डिवीजन हेडक्वार्टर डोडा से, जहां पर यह आग की वारदात रोनुमा हुई है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक रात 12:40 के आसपास आग की होलनाक वारदात हुई, जिस आग ने 4 मंजिला मकान अब्दुल लतीफ का और 3 मंजिला मकान असगर हुसैन का है, जो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। और ये रिहायशी 2 मकान जब तबाह हुए तो लाखों रुपए का माल मसरू का लाखों रुपए की जायदाद जो है, जो वहां पर सामान था, वो भी राख की ढेर में तब्दील हो गया है। आग लगने की बुनियादी वजह क्या है, अभी इस पर तमाम तफसीलात आना बाकी है, लेकिन रात देर गए जिस तरीके से आग लगी है, इसमें इंतजामिया और मकामी आबादी ने सबसे पहले वहां पर बाज़ाबादकारी काम को हाथ में लिया, यानी जो लोग अंदर सोए थे जिन मकान के अंदर, उनको बाहर निकालने की कोशिश की, जिसके नतीजे में अभी तक किसी माली जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। तमाम बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धुआं 2 रिहायशी मकान हुए हैं, 3 मंजिला मकान एक, 2 मंजिला मकान एक, और ये भयानक आग 12:40-45 के आसपास लगी, जो तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही, जिसने मकान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर लिया है। सुबह होते हुए फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की तरफ जिम्मेदारों की तरफ से ये जरूर कह दिया गया है कि किसी के भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, ताहम लाखों रुपये का सामान धुआं हो गया है, खाकिस्तर हो गया है। डोडा से ये बड़ी खबर कि रात देर गए आग की होलनाक वारदात वहां पर रोनुमा हुई है। डोडा के भटियास इलाके के अंदर जो आग की होलनाक वारदात, जिसमें 2 रिहायशी मकान नजरात शुए हैं, करीब 12:40 के अंदर ये आग रोनुमा हुई। एक रिहायशी मकान से असगर हुसैन नामी शख्स जो मकान है, उनकी 3 मंजिला रिहायशी मकान को आग लगी और उसके साथ साथ एक और मकान को अपनी लपेट में ले लिया। अब्दुल लतीफ नामी एक और शख्स की रिहायशी मकान को अपनी लपेट में लिया, जिसके नतीजे में दोनों रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए और मकानों के अंदर, जो रिहायशी मकानों के अंदर साजो सामान था, लाखों रुपए मालियत का साजो सामान, वो राख की ढेर में तब्दील हो गया। अगरचे रात देर गए, फिर जो मकामी लोग हैं उसके साथ साथ ही फायर एंड इमरजेंसी महकमे की जानिब से आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, जब तक जो लाख रुपए मालियत का साजो सामान मकान के अंदर मौजूद था वो राख की ढेर में तब्दील हो गया। लेकिन खुशकिस्मती है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। चलिए जनाब, इसके बाद बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात करते हैं अब एक और अहम खबर की, और बात करते हैं मौसम के मिजाज की, क्योंकि मौसम का मिजाज ऐन उसी वक्त बदला है जब पेशन गोई की है मरकज और रियासती महकमे मौसमियात ने, और गुलमर्ग समेत मुतअद्दिद मकामात पर रात देर गए हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। हल्की बर्फबारी गुलमर्ग के अंदर, राजदान टॉप के अंदर और दीगर मकामात पर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। लेकिन एक तरफ से जहां यह हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी जरूर हुई है, ताहम मुसलसल खुश्क साली का मौसम जिस तरीके का बना हुआ है, उसने मजीद कुछ आदाद शुमार भी सामने रखे हैं, जो हम थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। मरकजी महकमे मौसमियात का मानना है कि आइंदा 24 घंटों तक मतला अबर आलूद रहेगा। हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें और बर्फबारी का इम्कान भी लगाया गया है। गुलमर्ग फेज 2 जो गुलमर्ग का अपर वाला इलाका है, ऊपर वाला इलाका है, इसी तरीके से कुपवाड़ा के बालाई इलाकों के अंदर जोजिला और राजदान टॉप पर दोबारा से बर्फबारी का इम्कान जो है वो लगाया जा रहा है। इस तरीके की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। मगरिबी हवाओं का असर होगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान साधना टॉप, राजदान टॉप, गुरेज के बालाई इलाके, मत्सिल फेज 1, फेज 2, गुलमर्ग, जोजिला पास, सिंथन टॉप, मरगन टॉप, पीर की गली और दीगर मकामात पर, जिनमें सोनमर्ग का इलाका भी है, यहाँ पर एक बार फिर बर्फबारी का इम्कान जो है वो हो सकता है और इस तरीके से एक बार फिर बर्फ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर हम मौसम की बात करें तो एक तरफ से जहाँ हम देख रहे हैं कि मतला अबर आलूद है, हल्की बारिशें हुई हैं, बालाई इलाकों के अंदर हल्की सी बर्फबारी हुई है, ताहम वाटर टेबल जो हमारा है वो लगातार गिर रहा है और खुश्क साली की वजह से नदी नाले भी जो बहाव है पानी का वो ख़त्म हो गया। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो रहे हैं और 1 अक्टूबर से नवंबर तक जब आप देखेंगे तो तकरीबन 67% डेफिसिट है रेनफॉल का, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 60% से ज़्यादा बारिशें जो है वो कम हुई है इस दौरान। और जब हम इसको मज़ीद खंगालते हैं
देखते हैं तो पता लगता है कि जम्मू कश्मीर जहां ऑलरेडी वाटर लेवल कम हुआ है जहलिम के अंदर, दीगर नदी नालों के अंदर, तो वहां पर ये मुसलसल खुशकसाली है, कुछ और दिन भी देखने को मिल सकती है। और इस वक्त जो हमारे पास खबर आ रही है, डिक्लाइन जो हो रहा है वो तकरीबन 74% हुआ है। अगर आप अक्टूबर के महीने इसके साथ इसको जोड़कर देखेंगे और नवंबर तक आएंगे तो ये तकरीबन आपको 67% नवंबर में दिखेगा और अगर अक्टूबर में आप देखेंगे तो ये 74% तक जो है चला गया है। शोपियान डिस्ट्रिक्ट सबसे वर्स्ट हिट बताया जा रहा है, जहां पर 96% जो है डेफिसिट है रेनफॉल का, रिकॉर्ड किया गया है मिड ऑफ द नवंबर तक। और मिड ऑफ द अक्टूबर में यहां पर 100% डेफिसिट था, बीच में हल्की सी बारिशें हुई थी तो 96% डेफिसिट यहां पर बताया गया। तो ये मेजर डेफिसिट है उस इलाके के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा बागात का एरिया माना जा रहा है। उसके बाद शोपियां के बाद आप कुलगाम को देखेंगे तो 94% डेफिसिट आपको दिखेगा। पुंछ रजौरी जब आप जम्मू साइड पर आएंगे तो 92% डेफिसिट आपको इसी दौरान दिखेगी। श्रीनगर के अंदर 75% डेफिसिट आपको दिखेगा। जम्मू के जो कटरा है या यहां से आप देखेंगे कठुआ और सांबा है, यहां पर भी 80-85% तक डेफिसिट ऑफ रेनफॉल जो है, यानी जो बारिशें जिस तरीके से मानसून में बारिशें आनी थी, रिजर्वियर्स हमारे लबालब होते, ग्राउंड वाटर टेबल भी बढ़ जाता, वो कम हुआ है। उसकी वजह से 3-4 बड़ी परेशानियां, एक पीने के पानी की किल्लत तो है ही, दूसरा जो हमारा पावर जनरेट हो रहा था वो भी कम हुआ है। मुस्तकबिल में ये किस तरीके से निजाम चलेगा एक बड़ा सवाल है, लेकिन उम्मीदें लगाई जा रही है जिस तरीके से ये हल्की बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला हुआ है, इससे थोड़ी सी राहत मालिकाने बागात को भी है। इससे थोड़ी सी राहत ये है कि थोड़ी सी नमी जमीन के अंदर फिर से देखने को मिलेगी। दो नुमाइंदे हमारे साथ हैं और दोनों के साथ छाते हैं जो ये साफ बता रहे हैं कि जनाब मौसम का मिजाज सूबा कश्मीर के अंदर किस तरीके का बना हुआ है। इरशाद, नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो इतला ये है कि कुपवाड़ा के बालाई इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक मतला अबर आलूद है, कहीं पर हल्की बारिशें तो कहीं पर बर्फबारी भी हुई है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? देखिए, बिल्कुल गौर अगर नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिशें लगातार हो रही हैं। अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों में हल्की तौर पर जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है, क्योंकि देखा जाए ठंड में भी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे वादी कश्मीर में इस वक्त जो ठंड की काफी लहर जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे गर्म मलबूसात जो है लोगों ने निकाले, चाहे हम कांगड़ियों के हवाले से बात करें या हीटरों के हवाले से बात करें या गैस के साथ साथ चाहे इंगीट के हवाले से बात करें या दीगर जो गर्म मलबूसात हैं वो निकाले गए। और बाकायदा तौर पर इस वक्त भी बारिशें जो है वो लगातार नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी हैं, क्योंकि वक्फे वक्फे से यहाँ पे बारिशें हो रही हैं कल से। और देखा जाए ठंड में भी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों की बात करें, चाहे हम कुपवाड़ा या टंगडार या केरन या मच्छल या इस साथ साथ रफियाबाद के अपर रीचेस के इलाके, चाहे गुलमर्ग के अपर रीचेस के इलाके, वहाँ पे हल्की तौर पर जो है बर्फबारी जो है वो हुई है। हालांकि उसकी वजह से ठंड में भी जो है काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। और आप हमारे साथ बने रहे, इशफाक के पास भी चलते हैं। इशफाक, जरा अपडेट कीजिएगा, गुलमर्ग में किस तरह का मौसम है और अभी क्या वहां से भी मैदानी इलाकों के अंदर भी बारिशें हो रही है और बलाई इलाकों से खबर आ रही है कि एक बार फिर वहां पर ताजा बर्फबारी हुई है? जी बिल्कुल, अगर हम पूरे सब जो गुलमर्ग की बात करेंगे, ये नॉर्थ बेल्ट जो है, यहाँ पर अभी जो है मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जो है वो देर रात से जारी है। वही अगर हम गुलमर्ग की बात करेंगे, गुलमर्ग के ऊपरी पहाड़ी पे हल्की बर्फबारी हुई, आज दोबारा बर्फबारी हुई। वही जो स्नो लवर्स है, जो गुलमर्ग के अपर पीक पर जाना चाहते थे और उनके पास गंडोला की टिकट जो है वो नहीं थी क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग है, उनके लिए खुशी की खबर है कि गुलमर्ग के बाउल में भी आज जाके सुबह सुबह जो है आधी इंची जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई है। और उस वजह से यहाँ पर बाहर से आना चाहते थे, गुलमर्ग के ऊपरी पहाड़ी पर बर्फबारी का मजा उठाना चाहते थे, वो गुलमर्ग के बाउल में भी आज उन्हें जो बर्फबारी जो है मिल सकती है और वो यहाँ आ सकते हैं। वही अगर हम बात करेंगे मैदानी इलाकों के, अगर एक तरफ से मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है, वही यहाँ पर बिजली कटलमेट जो शेड्यूल है वो उस तरफ से मुतारिफ नहीं किया जा रहा जिस तरह से दिया जा रहा है कागजों तक की महदूद। लेकिन मकामी लोग जो इस वक्त पीने की पानी के हवाले से जो गुनागुन मुश्किलात है, गुज़श्ता 3 महीनों से अगर बात करेंगे कि यहाँ पर बेशतर इलाकों में पानी की जो किल्लत थी वो पाई जा रही थी, उस हवाले से भी अभी हम ये कह सकते हैं कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर
जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ जो बारिश पड़ती है तो वो निचले इलाकों में जाती है। तो यहाँ पर पीने का पानी पहले से, अगर हम इस इलाके की बात करेंगे, यहाँ पर फिल्टर वाटर जो है वो बेशतर इलाकों को यहाँ पर फराहम नहीं किया जा रहा है। उस हवाले से भी महकमा जो है अब जाके बारिशें जो हुई है तो वो एक वादत और शेड्यूल निकालेंगे, जो गर्म पानी का इस्तेमाल करना है और ये नदियों का पानी नहीं पीना है। उस वजह से भी लोगों को काफी मुश्किलात है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मौसम में जो है बेहतरी हो, और अगर पहाड़ी इलाकों पे बर्फबारी ज्यादा होती है तो निचले इलाकों में वो जाके जो है फिर फायदा जो है उसका हो सकता है। अभी जो सैयाह आए हैं किस तरीके का रश गुलमर्ग के अंदर है, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि गुलमर्ग बाउल यानी मेन गुलमर्ग के अंदर भी 1 से आधी इंच की बर्फ जो है वो देखने को मिली है। क्या इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर यह है कि बर्फ हो रही है या सिर्फ बारिशें हैं? जी बिल्कुल गौर साहब, ये जो हमारी स्क्रीन पे इस वक्त हमारे जो व्यूअर्स है जो इस वक्त देख रहे हैं, जो हमारे नाज़रीन है जो जिस चीज को देख रहे हैं, ये गुलमर्ग का जो ऊपरी पहाड़ी है वहां पर भी बर्फबारी हो, सेकंड फेज में भी। और ये जो तस्वीरें हैं ये हमारे यहाँ पर पहले वाले फेज की है, यानी कि गुलमर्ग एंटर्न जो बावल है वहां पर सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं जो हमारे पास अभी है। वहां पर भी बर्फबारी हुई है, और अगर सैयाह जो है गुलमर्ग आना चाहते हैं दूध पथरी के साथ साथ यहाँ पर भी उन्हें आज जो है बर्फ मिलेगी। और गुलमर्ग में पहुंचते पहुंचते यहाँ पर जिस तरह से एडवाइजरी होती है, गर्म मलबूसात होने चाहिए, बाकी जो एहतियात करना चाहिए, क्योंकि स्लिपरी रोड है उस वजह से भी महकमा जो है वो टॉपर है। और मैन एंड मशीनरी के हवाले से कल ही यहाँ पर जो है फादत और ड्रिल की गई गुलमर्ग से, क्योंकि अगर बर्फबारी ज्यादा पड़ती है तो कुछ ऐसे इलाके हैं जो कट रहते हैं। इस वजह से इंतजामिया ने भी यहाँ पर उन्हें मुतरिक कर दिया है कि इस बार जो है बर्फबारी जो है जैसे ही होती है तो इन रास्तों को जल्द से जल्द साफ किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल महकमे मौसमियात की पेशन गोई है कि आज पूरे दिन भी मतला इसी तरीके के रह सकते हैं। कल थोड़ी सी राहत होगी, उसके बाद फिर मगरिबी हवाओं का असर होगा, 2 से 3 दिन तक वो रहेगा। होप्स हो कि बारिशें भी हो, बर्फबारी भी हो, और ये जो डेफिसिट ऑफ वाटर हमारे पास है, रेनफॉल है, यानी बारिशें कम होने का जो खदशा हमारे ऊपर लहरा रहा है और इससे आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है, वो कहीं ना कहीं हल भी हो। और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अभी और बारिशें होंगी, क्योंकि अभी भी जो मौसमियात महकमे के लोग हैं, जो आज़ाद ज़राया हैं, वो ये बता रहे हैं कि जनाब अभी बारिशें भी होनी है थोड़ी सी हल्की सी शहर के अंदर, लेकिन मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी भी होगी, जिससे अबूर मरूर पर काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। और यही वजह है कि मेट की तरफ से कल ही, यानी महकमे मौसमियात की तरफ से कल ही एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी कि बालाई इलाकों के अंदर और उन इलाकों के अंदर रहने वाले लोग जहां पर पस्सियां गिराती हैं वो एहतियात से काम ले। ये तो थी बात जनाब मौसम के मिजाज की, लेकिन एक और मिजाज बदल चुका है और ये खेल का मिजाज है। और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी राहत वाली खबर नहीं है, क्योंकि बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट को एक बड़ा झटका लगा है। जो चैंपियंस ट्रॉफी है, इस ट्रॉफी को घुमाने के लेकर जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इसको घुमाना था और पीओजे के तक इसको ले जाना था, उस मंसूबे पर रोक लग गई है, क्योंकि बीसीसीआई के सेक्रेटरी की तरफ से कल बाज़ाब्ता तौर पर आईसीसी के साथ राबता किया गया और यह साफ कर दिया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से ट्रॉफी को मुख्तलिफ शहरों के अंदर ले जाना चाहता है और उसमें पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के भी कुछ इलाके हैं, इस पर हमें एतराज़ है। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और लगभग ये अब तय हो गया कि जो हुंजा है, मुजफ्फराबाद के कुछ इलाके हैं, वहां पर क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को नहीं लिया जाएगा। और इस तरीके से जो एक बड़ा मंसूबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से था, उसे फिलहाल नाकाम होते हुए ही देखा जा रहा है। और ये जो ऐलान है, ये जो पाबंदी फिलहाल आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से उस वक्त लगाई गई जब पाकिस्तान की जानिब से इन इलाकों के अंदर जो पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के कुछ इलाके हैं वहां पर, जिनमें सुकरदू, हुंजा और मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उनकी जानिब से इस शेड्यूल का ऐलान किया गया था कि वहां पर ये मैच होंगे क्रिकेट शायकीन लवर्स के लिए। लेकिन जब बीसीसीआई की जानिब से एतराज़ शिकायत दर्ज की गई है आईसीसी के सामने, तो आईसीसी की जानिब से फिलहाल इसको, इन दौरों को फिलहाल मनसूख कर दिया गया है। मुजफ्फराबाद, हुंजा और सुकरदू में ट्रॉफी के दौरे को फिलहाल आईसीसी की जानिब से रोक लगा दी गई है, मनसूख कर दिया गया है। ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है हमारे सीनियर साथी आसिफ रशीद। आसिफ, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मजीद अपडेट्स हैं आईसीसी की जानिब से जो फिलहाल इस मैचेस को लेकर रोक लगा दी गई है?
देखिए गौहर, अभी स्केड्यूल आईसीसी की तरफ से अनाउंस होना बाकी था। अभी इंतजार हो रहा था कि क्या दिसंबर की 20 और 25 तारीख के बाद जनवरी की 20 तारीख तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं। वो जो शेड्यूल है वो सामने आना बाकी था, लेकिन इसी दौरान एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन की गई थी कि वो टूर का आगाज आज यानी 16 नवंबर से कर रहा है। इसमें होता यह है कि जो होस्ट होता है उसके पास भी ये राइट्स नहीं होते हैं कि वो ये बताए कि शेड्यूल से पहले ही किन किन शहरों में ट्रॉफी को घुमाया जाएगा। एक प्रोसेस होता है, इसके लिए भी आईसीसी की तरफ से अनाउंसमेंट की जाती है। लेकिन 14 नवंबर की तारीख शाम 8:30 बजे का वक्त था जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तकनीकी गलती की, और वो गलती थी कि एक्स पर एक पोस्ट करके बताया जाता है कि 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती थी उस ट्रॉफी को सरफराज और बाकी तमाम लोग लेकर 4 मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे, और इन चारों का नाम भी साथ साथ उस पोस्ट में मेंशन किया गया। एक मरी का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पंजाब डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है और रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब आता है, उस पर किसी किस्म का कोई ऐतराज दर्ज नहीं किया गया। लेकिन बाकी 3 एरियाज जिनमें स्कर्दू आपने एक नाम बताया जो गिलगित बल्टिस्तान के नॉर्दर्न रीजन का हिस्सा है, नांगा पर्वत का करीबी हिस्सा है और डिस्प्यूटेड टेरिटरी का हमेशा से हिस्सा माना जाता रहा। और आप सबको याद होगा जब पाकिस्तान ने यहाँ पर फ्लाइट ऑपरेशंस भी 2020 में शुरू किए थे, उस वक्त भी काफी हंगामा खड़ा हुआ था। भारत सरकार ने उस वक्त ऑफिशियली इस पर ऐतराज किया था। एक तो वो एरिया दोबारा उसको लेकर एहतजाज बीसीसीआई की तरफ से दर्ज किया गया। दूसरा हुंजा वैली, ये भी गिलगित बल्टिस्तान का करीबी हिस्सा है, डिवीजन गिलगित बल्टिस्तान आता है और इसी हिस्से के अंदर सयाहों की एक बड़ी तादाद भी जाती है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली कुछ एक्टिविटीज यहां पर भी रखी थी इस ट्रॉफी को ले जाने के साथ 16 से 24 नवंबर के दरमियान। और तीसरा मुजफ्फराबाद जो दारुल खिलाफा पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर का मानते हैं, उस एरिया के अंदर भी ले जाकर और शायकीन के साथ इस ट्रॉफी को शेयर करने वहां पर 8 से 10 तकरीबात आज यानी 16 तारीख से 24 नवंबर तक रखी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह की तरफ से आईसीसी के साथ ये बात की गई, एहतजाज दर्ज कराया गया कि 4 में से 3 ऐसे मकामात हैं जिन पर भारत सरकार का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और भारत सरकार के उस मौक़िफ़ में किसी किस्म की तब्दीली नहीं। यानी जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सिफारती ताल्लुकात की खराबी का नतीजा है वो यहाँ खेलों को भी मुतासिर कर रहा है। और अब पाकिस्तान ने ऑफिशियली फैसला किया है, जब आईसीसी ने उसको डायरेक्ट किया, देर रात गए फोन कॉल्स गई हैं पाकिस्तान के चेयरमैन को, जिसके बाद अब से कुछ देर पहले पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर है कि उन्होंने ऑफिशियली फैसला लिया है कि नया शेड्यूल कल जारी किया जाएगा, लेकिन आईसीसी की इजाजत के साथ, जिसके बाद नए एरियाज नए मकामात का इंतखाब होगा जिन एरियाज में ट्रॉफी ले जाई जाएगी। फिलहाल इस वक्त जो 4 में से ऐसे माने कि डिप्लोमेटिकली जय शाह ने जो आवाज उठाई थी, जो ऑब्जेक्शंस उठाए थे, वो आईसीसी ने मान लिया और कहा कि पाकिस्तान ने आज खुद कुछ गलतियां की जिसकी वजह से अब रिशेड्यूल ये सारा प्रोग्राम किया जाएगा और एक डिप्लोमेटिक जीत भारत के लिए। बिल्कुल है। देखिए ये वो वक्त है जब अभी ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी श्योरिटी नहीं है कि पाकिस्तान में होगी या नहीं, अगरचे आईसीसी इसके लिए बैनर्स भी जारी कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिफारती सतह पर जो ताल्लुकात 14 और 15 अक्टूबर को ठीक करने की कोशिश हुई, जब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान गए उस वक्त लगा था कि शायद टीम इंडिया पाकिस्तान का दौरा करेगी, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब बीसीसीआई ने आईसीसी को कन्वे कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, उसके बाद ये दूसरा 2 हफ्तों के दौरान एक तो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के एतबार से और फाइनेंशियली बहुत बड़ा झटका है, दूसरा बीसीसीआई की या भारत सरकार की आप टेक्निकली देखेंगे इसमें जीत है, क्योंकि 2 गलतियां पाकिस्तान की तरफ से हुई। एक तो आईसीसी की इजाजत के बगैर शेड्यूल अनाउंस किया गया, दूसरा सोशल मीडिया साइट्स पर जगहों का नाम जिन जिन एरियाज में जाना था वो भी अनाउंसमेंट कर दी गई। चूंकि अभी इंतजार इस बात का है मैचेस कब से होंगे वो अनाउंस होना बाकी है। दूसरा आप देखेंगे ये पहला मौका नहीं है जब भारत और पाकिस्तान के मैचेस में जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ हो। अगस्त का महीना था, 24 अगस्त 2021 को कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज पाकिस्तान के अंदर किया गया और उस वक्त जब मुजफ्फराबाद में मैचेस करवाए गए तो उस वक्त भी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से 2 कमेंट्स आए थे जिस पर उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में जिनको भारत अपना हिस्सा मानता है और मुतनाज़ा इलाके हैं पाकिस्तान भारत के एतबार से, तो उन एरियाज के अंदर मैचेस आप नहीं करवा सकते थे और पाकिस्तान हुकूमत को भी उस सिलसिले में खत रवाना किया गया था। उन्हीं एरियाज को दोबारा आज ये आप टेक्निकली भी जीत मानिए और सिफारती सतह पर भी जीत, और मुश्किलें जो पाकिस्तान के लिए थी, जो अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, कैसे होगी, हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा, साउथ अफ्रीका या इंडिया दूसरा और तीसरा ऑप्शन होगा, इन सवालात के बीच एक नई कंट्रोवर्सी में जिसमें जन्म दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, उसमें सिफारती सतह पर फतहयाब अभी तक बीसीसीआई और भारत सरकार हुई है। इस एतबार से अभी अब तक की अपडेट्स के मुताबिक देखा जाए। बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद।
तफसीलात फराम करने के लिए नाजरीन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खबर, जहाँ फिलहाल जो पाकिस्तान की जानिब से कुछ शहरों के अंदर जो पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम इलाका जहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी को ले जाना था उस हवाले से शेड्यूल किया था, लेकिन ICC की जानिब से फिलहाल इस पर रोक लगाई दी जब BCCI की जानिब से ICC के सामने एक शिकायत दर्ज की गई थी। तो नाजरीन प्रोग्राम सलाम जे जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा होगा, वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे तो जम्मू कश्मीर की सियासत और दीगर अहम खबरों पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके में नाज़रीन एक और पड़ाव में हम दाखिल हो चुके हैं। अब जरा बात सियासत की करते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस वक्त नई दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात और उसके साथ साथ ही मरकजी वज़रा से भी उनकी मुलाकात हो रही है, जहाँ कल उन्होंने वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन के साथ मुलाकात की है और कई अहम मामलात पर बातचीत हुई है। उससे पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से नायब सदर सदर हिंद उनके साथ भी मुलाकात की है और गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है, वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ मुलाकात की है और कल जहां पर उन्होंने वज़ीर ख़जाना से मुलाकात की है उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की है कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी माली पैकेज फराहम किया जाए। उमर अब्दुल्ला की जानिब से वज़ीर ख़जाना के सामने ये मुतालबा रखा गया और माना जाता है कि 6,000 करोड़ रुपए का जो माली बजट जो मदद है खुसूसी पैकेज के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर ख़जाना के सामने ये मुतालबा रखा है ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो तामीर व तरक्की और दीगर मामलात हैं उन पर काम किया जाए और जो माली पैकेज है उस सिलसिले में उन्होंने उनके सामने ये मुतालबा रखा है। बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला का मिशन जम्मू कश्मीर नई दिल्ली के अंदर लगभग मुकम्मल हो गया है और रात देर गए उन्होंने वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन के साथ बात की है और न सिर्फ मुलाकात की है बल्कि जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादी सूरत हाल और तमाम मामलात पर तबादला ख्याल भी किया गया है। याद रखिएगा, निर्मला सीतारमन के साथ मुलाकात के दौरान सेंट्रल असिस्टेंस के तौर पर तकरीबन 6,000 करोड़ रुपये जो सामने रखा गया है कि ये रकम चाहिए ताकि जो रिसोर्स गैप हमारा है उसको फिल किया जाए। उमर अब्दुल्ला की तरफ से इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को लेकर एक बात रखी है वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन के सामने और ये बात काबिल जिक्र है कि जब ये बात सामने रखी गई है तो वज़ीर ख़जाना की तरफ से भी मस्बत पेशरफ्त रखी गई है, मस्बत बात जो है वो सामने रखी गई है। नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करना, टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरों के मकामात पर नए तरीके से वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए उस पर भी जो है वो बात की गई है। न सिर्फ इतना बल्कि वज़ारत ख़जाना ने जहाँ पहले ही एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स के लिए JKCIP के तहत जो रुकूमा देने का ऐलान किया है उस पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया है और ये साफ कर दिया गया है वज़ीर ख़जाना की तरफ से कि हर मुमकिन मदद जो है वो दी जाएगी ताकि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए। न सिर्फ इंडस्ट्री सन्नत को आगे बढ़ाया जाए बल्कि सन्नत सयाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ारत ख़जाना के आला अफसरान के इसमें जब वज़ीर ख़जाना के साथ मुलाकात वज़ीर आला की हुई थी तो उस दौरान वज़ारत ख़जाना के जिम्मेदार भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे हैं। याद रखिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 में से 42 सीटों पर जीत दर्ज की है। पहली हुकूमत यूनियन टेरिटरी की बनी है। पहले वज़ीर आला यूनियन टेरिटरी के उमर अब्दुल्ला बने हैं और उनके हमरा 5 काबीनी कुलीग हैं। 16 अक्टूबर को हलफ लिया और 16 अक्टूबर के बाद जब आप देखेंगे टू बैक कई बड़ी डेवलपमेंट्स इस हुकूमत के सामने रही हैं जो उनकी तरफ से उठाई गई हैं। चाहे काबीना की करारदाद की बात करें, 5 रोज़ा असेंबली सेशन की बात करें, स्कूल एजुकेशन में रिफॉर्म्स की बात करें और दिल्ली जाकर वज़ारत ख़जाना और दीगर अफसरों के साथ मुलाकात करके जम्मू कश्मीर की माली पोजीशन को मुस्तहकम और मजबूत बनाने के हवाले से भी गुफ्तगू का जो आगाज़ किया गया था वो अब लगभग मुकम्मल हो
गया। इस दौरे को कैसे देखा जाए, किस तरीके से इसको लिया जाए? सोहेल काज़मी साहब, मारूफ तजिया निगार और जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। सोहेल काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है जब उमर अब्दुल्ला साहब के मिशन कश्मीर को विजा दिल्ली की आई से देखते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई पॉलिटिकल शख्सियतों के साथ मुलाकात, वजारत दाखिला के आला अफसरों के साथ मुलाकात, और एट द एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फिर फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात के दौरान 6000 करोड़ रुपए का जो गैप पूरा करने का मुतालबा रखा सेंट्रल असिस्टेंस के तहत, इस पर आपकी पहली रिएक्शन? और साथ साथ ये जो मिशन जम्मू कश्मीर लेकर दिल्ली बैठकर 2-4 दिन देना और बैक टू बैक मीटिंग्स करना, लोगों से मिलना, सिविल सोसाइटी से मिलना, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलना, क्या हम ये माने कि एक हदफ जो उमर ने 90 दिन के लिए मुकर्रर किया है वो पूरा करना चाहते हैं और एक रिपोर्ट कार्ड रखना चाहते हैं? देखिए, अगर महदूद वसाइल हमारे हैं, कम इख्तियारात है, लेकिन काम तब भी हो सकता है। बिल्कुल सर, पहले तो थैंक यू वेरी मच सर, गुड मॉर्निंग। दूसरा ये है कि देखिए, पॉजिटिव 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 उमर साहब की जब से सरकार बनी है और जब से वो लीड कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को, उसमें बहुत सी चीजें हैं, डिस्पाइट ऑफ मेनी चैलेंजेस फ्रॉम अपोजिशन एंड अदर अलाइड पार्टनर्स, लेकिन फिर भी उन चैलेंजेस को नजरअंदाज करते हुए, उन चैलेंजेस को साइड पे रखते हुए, वो जो एक लीडर होता है, जो लीड करता है, वो जम्मू कश्मीर को किस राह पे हमवार करना चाहता है, डेवलपमेंट को लेके, प्रॉस्पेरिटी को लेके, पीस को लेके, वो उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है। विदाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस जम्मू कश्मीर, क्या कोई भी स्टेट जो है आगे नहीं बढ़ सकती है। कि जम्मू कश्मीर तो खासकर, क्योंकि यहाँ बड़ा सेंसिटिविटी है, आपने देखा होगा फिर से छोटे मोटे इंसिडेंट्स जो हैं मिलिटेंसी के शुरू हो गए। चैलेंजेस मैंने कहा बहुत है, लेकिन जैसे चैलेंजेस बड़े हैं वैसे ही उमर अब्दुल्ला की जो अपनी मैच्योरिटी है वो बहुत बड़ी है और वो उन चैलेंजेस को मुझे लगता है वो पार करेंगे। और एक देखिए, गवर्न करना भी एक आर्ट होता है और पहले भी वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और पूरा टर्म उन्होंने दिया है, वो पल्स ऑफ द पीपल जानते हैं। और जो एक्विजिशन उन पे लगती रही है रीजनल और रिलीजियस इम्बैलेंस की, जब वो प्रीवियसली यहाँ सरबराह थे, चीफ मिनिस्टर थे, तो वो मुझे लगता है उन सब चीजों को, वो छोटी छोटी चीजों को बड़े माइन्यूटली देख के गवर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंस मिनिस्टर ही एक इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, जिससे कि वो जो गैप है, जो रिसोर्स गैप है 6000 करोड़ का, जो मुतालबा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली हक है चीफ मिनिस्टर का, अपनी बात को, अपनी स्टेट की चीजों को फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रखे, और वो भी एक पॉजिटिव वहां से नोट पे वहां से निकले हैं। और इसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी जब वो मिले, जो स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन उन्होंने उनको दिया, तो उन्होंने भी ट्वीट करके यही कहा कि वी आर गोइंग टू बैक उमर लेड सरकार एज फार एज पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न। सो ऑल थिंग्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली और एक सिविलाइज्ड वे में जिस तरह से जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ना चाहिए, उसकी पेशरफ्त जो है वो उमर साहब ने की है, करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। ये जो चैलेंजेस हैं, ये तो होता ही है, ये कांटों बड़ा ताज होता है जो चीफ मिनिस्टर का ताज होता है, लेकिन मुझे लगता है जिस मेच्योरिटी से, जिस तरीकाकार से वो आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज रिमार्केबल। सोहेल काज़मी साहब, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला लेड गवर्नमेंट या फिर उमर साहब की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने एक हिकमत अमली अडॉप्ट की कि जनाब हिज़्ब इख्तिलाफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी, एआईपी, पीसी या अदर पार्टियां जो भी कहती रहे वो कहते रहे, हम रिएक्ट यहाँ से ज़्यादा नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ वही प्रोजेक्शन करेंगे जो हम कर सकते हैं और जो हम कर चुके हैं। इसको हम क्या इंटायरली गेम चेंज के तौर पर देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आज के दिन में? देखिए सर, जब 5th डे असेंबली सेशन था, शाम को 6 बजे जब उन्होंने एड्रेस किया हाउस को, उन्होंने तब भी कहा और बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया कि जम्मू कश्मीर जो है 90 के 90 जो जीते हुए एमएलएज हैं उनके साथ जम्मू कश्मीर आगे चलेगा। उन्होंने किसी को अक्यूज नहीं किया, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश यही है कि मैं सबसे मिलूं, सबका ताउन लूं, सबके साथ हाथ मिला के जम्मू कश्मीर को आगे लेके चलूं। मैं समझता हूँ इससे मैच्योर, इससे अच्छा बयान क्या होगा कि जम्मू कश्मीर जो है 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज को मिला के जम्मू कश्मीर का सजता है। और ये छोटी छोटी बातें जो है वो अपनी अपनी पार्टी लाइन पे हर पार्टी करती है, लेकिन ओवरऑल जब हम सिनेरियो देखते हैं डेवलपमेंट का और लोगों के एस्पायरेशंस का, तो उन्होंने लाउड एंड क्लियर मैसेज 5th डे शाम को 6 बजे तो दिया असेंबली में। अब आप अक्यूज करेंगे फॉर द सेक ऑफ एक्विजिशन, वो आप करते रहे, लेकिन जहां तक गवर्नेंस की बात है, जो सरबराह होते हैं, जो हेड ऑफ द
स्टेट होता है उसका दिल और दिमाग बहुत होता है, जो दर्शा रहा है उमर अब्दुल्ला की हर बॉडी लैंग्वेज में, हर उस एक्शन में जो वो कर रहे हैं और जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी सुहेल कादरी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, तज्जिया करने के लिए कि उमर अब्दुल्ला का मिशन जम्मू कश्मीर फिलहाल कामयाब होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कई अहम पेशरफ्तें हुई हैं फाइनेंस के एस्पेक्ट से और पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर भी। आने वाले 10 से 15 दिन के दौरान मेजर डेवलपमेंट्स आप दिल्ली से होते हुए देखेंगे। इस तरीके की इतलात और खबरें जो है वो दिल्ली से मौसूल हो रही हैं, लेकिन रियासत की सियासत के अंदर एक नया हंगामा पैदा है, और यह हंगामा तब पैदा हुआ जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर हुआ और जम्मू कश्मीर के अंदर भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर का बयान आया। स्पेशल स्टेटस जो असेंबली की करारदाद का मामला है, हंगामा वादी के अंदर शुरू हो चुका है। जम्मू और श्रीनगर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के अंदर जो इख्तिलाफ इस करारदाद पर सामने आया है, उस पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने भी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल पूछे हैं। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट और तर्जुमान आला की तरफ से बयान देते हुए यह साफ कर दिया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो करारदाद ऐवान के अंदर स्पेशल स्टेटस के अनुमान से रखी है, ये दरअसल वो तमाम चीज़ें जो 1953 से अडॉप्ट की गई है उनको ख़त्म करने के लिए, डिसअप्रूव करने के लिए रखी गई हैं, जिनमें एब्रोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 भी है। इधर तारिक हमीद करार ने कल जब मीडिया के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस करारदाद को पास किया है वो रियासत के दर्जे की बहाली है, उसमें न तो 370 है और न 370 से मुंसलिक दीगर मामलात है, इसलिए कांग्रेस की पोजीशन यहां पर बिल्कुल क्लियर है। बयान तारिक हमीद करार का आने के फौरन बाद पीडीपी ने सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद पर किए और सज्जाद लोन ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे और तारिक हमीद करार के दिए गए बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से वजाहत मांगी है। क्या कुछ, सबसे पहले ट्विटर पर जरा एक नजर डालते हैं कि आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने किस तरीके से ट्वीट करते हुए अपनी पोजीशन को क्लियर किया और सरकार को डिफेंड करने की कोशिश की, और उसके साथ साथ सज्जाद गनी लोन के ट्वीट को भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है करारदाद को जो पास की गई है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर लास्ट सेशन के दौरान, इसका पूरा और बुनियादी मकसद यह है कि ख्वाहिशात जो जम्मू कश्मीर के लोगों की है और उसके ऐन मुताबिक है, और ये वो तमाम कानून डिसअप्रूव करती है जो 1952 से लगाए गए हैं, जिनमें जनाब 2019 का फैसला भी है। रिटर्न ऑल द गारंटीज इन द ओरिजिनल शेप एंड फॉर्म, ये तहरीर है आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो मेंबर पार्लियामेंट है, जिन्होंने ये साफ कर दिया और ये कह दिया कि जनाब हर एक चीज खुलकर लिखना जरूरी नहीं होता है, डिप्लोमेटिक लाइनों में भी जो चीजें लिखी जाती है वो बहुत कुछ होती है। जेकेपीसीसी या कोई भी और जमात हो, उन्हें इस पूरे मामले में देखना चाहिए और मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, अवाम के अंदर बदजुनी को पैदा करने की कोशिश ना करे आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी। अब जरा ट्वीट सज्जाद गनी लोन का चलाइएगा कि सज्जाद गनी लोन ने ट्वीट में क्या कुछ कहा, फटाफट से इसको भी देख लीजिए। उनका मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जिस तरीके से क्लियरिफिकेशन आर्टिकल 370 पर दी है, जिसके बाद यह साफ हो रहा है कि कांग्रेस किसी भी पेज पर नहीं है कि वो 370 को वापस दिलाए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर वजाहत दे कि क्या 370 के मामले पर करारदाद में ना कांग्रेस उनके साथ है या कांग्रेस का बुनियादी मौक़िफ़ 370 वाला है या नहीं है, या उनका अपना सवाल है। लेकिन क्या कुछ, मल्लिकार्जुन खड़गे की तो बात परसों की थी, रात देर गए जब तारिक हमीद करार से बात करते हुए थे तो उन्होंने किस तरीके से असेंबली की करारदाद को लेकर बात कही, फटाफट से उसको भी सुन लेते हैं। जरा देख लीजिएगा क्या कुछ तारिक हमीद करार साहब कह चुके हैं। मैंने 370 की हिस्ट्री की बात नहीं कही है, हमने सिर्फ इतना बोला कि जहां तक 370 की सिचुएशन है या जो उनका रेजोल्यूशन आया था उसमें सबसे पहले 370 का कहीं जिक्र नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, इट इज़ अंडरस्टूड कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अगर कोई चीज़ या कोई स्टेटस, स्पेशल स्टेटस जिसको हम कहते हैं, कोई स्टेटस अगर मरकज़ी सरकार से हासिल करना है तो वो स्टेटहुड का है। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है
कौन उसको किस तरीके से पेश करता है वो उनकी अपनी मर्जी है। हमने उनका क्या मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारा मुद्दा इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन के बाद भी, ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद यही रहा है कि जो चीज़ अभी पेंडिंग है, स्टेट को वापस मिलने की, इख्तियारात वापस मिलने की, स्पेशल स्टेटस वापस मिलने की, दैट इज़ स्टेटहुड। होनी क्यों नहीं चाहिए? सरकार तो उसी वास्ते बनती है। सरकार जितने भी अपने मैनिफेस्टोज हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के वास्ते होती है। लेकिन इस वक्त एक पिकुलियर सिचुएशन है। पिकुलियर सिचुएशन ये है कि अभी तक टर्म्स ऑफ गवर्नेंस जो है वो तय नहीं हुए हैं, बिकॉज ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ऐसी सिचुएशन में जम्मू कश्मीर फर्स्ट टाइम आया है। इसलिए जो टर्म्स ऑफ गवर्नेंस है सबसे पहले वो तय हो जाने चाहिए, स्टेटहुड मिलना चाहिए। एवरीथिंग विल गेट ऑन टू द फील्ड देन ओनली। देखिए, उनका सबसे बड़ा एजेंडा यही है बीजेपी का कि जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन हो वो फैलाएं, कि जितना भी झूठ बोलें। यहाँ पे हिटलर ने कहा था कि एक झूठ को आप 100 दफ़ा बोलिए। साहब बता रहे थे कि अभी जनाब दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो जो गवर्नेंस का निजाम है किस तरीके से चलाना है, कैसे आगे बढ़ना है, उस पर बड़ा सवाल है। तो 370-35 से स्टेटहुड वाला मामला तो दूर है, लेकिन फिर भी वो स्टेटहुड के हक में है, न कि 370 और 35 के मामले पर। तो ये बड़ा सवाल कल से गूंज रहा था और उन्हीं सवालों के बीच बयान और काउंटर बयान हमने आपके सामने रख दिए हैं। फटाफट से बढ़ते हैं जी, जरा बात जम्मू कश्मीर की ही आपको सुनाते हैं, क्योंकि गिरफ्तारियां हुई हैं और गिरफ्तारियां जम्मू कश्मीर में नहीं हुई हैं, गिरफ्तारियां तमिलनाडु में हुई है। और इल्जाम यह है कि जम्मू कश्मीर क्या जिक्र कर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को फरोग देने के लिए सरहद पार से कोशिशों में आगाज हुआ था। जी नाज़रीन, बात करेंगे हम तमिलनाडु से, जहां पर 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो एनआईए की जानिब से ये कार्रवाई कर दी गई है। मानना है एनआईए का कि जो 6 तमिलनाडु के रहने वाले हैं वो न सिर्फ पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ उनका राब्ता था, उनके साथ उनकी बातचीत या दीगर जो मामलात उनके साथ थे, और वो कश्मीर के अंदर इंतहा पसंदी और दीगर तशद्दुद को फरोग देने में मुलविस पाए गए हैं। जब तहकीकात हुई है, देखा गया है, जिसके बाद ही एनआईए की जानिब से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ चार्जशीट जो है वो एनआईए की जानिब से दाखिल कर दी गई है। जो एनआईए की जानिब से 6 लोगों को फिलहाल जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंतहा पसंदी है उसको फरोग, उसको फैलाने की कोशिश में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, चार्जशीट दाखिल की गई है। और एनआईए का मानना है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो हैंडलर्स है उनके साथ उनका राबता था, जो मुख्तलिफ न्यूज़ लेटर्स, आर्टिकल्स के साथ वो प्रोपोगेट करना चाहते थे, एक प्रोपोगंडा फैलाने की थे इंतहा पसंदी को लेकर वादी कश्मीर के अंदर, और साथ ही साथ पाकिस्तान के हैंडलर्स के साथ उनका राब्ता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर वादी कश्मीर के अंदर इस तरह की इंतहा पसंदी को फैलाया जाए। और जिन 6 अफराद को एनआईए की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, उनमें डॉक्टर हमीद हुसैन, अहमद मंसूर, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद मुरैस, खादिर, नवाज शरीफ और अहमद अली, जो कि तमिलनाडु के सभी रहने वाले हैं। और फिलहाल एनआईए की जानिब से इस सिलसिले में एक जो केस है वो दर्ज कर लिया गया है और मजीद तहकीकात इस सिलसिले में लगातार जारी है। चलिए जनाब, तमिलनाडु से गिरफ्तारियां हुई है, तार जम्मू कश्मीर जुट रहे थे और सरहद पार से बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें प्रोपगेट करने के लिए कुछ मटीरियल दिया गया था, कुछ मामला दिए गए थे और उम्मीदें लगाई जा रही थी कि शायद ये मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन एनआईए ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के मंसूबों को ढेर कर दिया। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आएंगे तो होशियार, खबरदार, अगर अब आपने बच्चों को गाड़ी दे रहे हैं होगी कार्रवाई, क्योंकि हुकूमती इदारों की तरफ से मन साफ कर लिया गया है। मामला है क्या वो आपके सामने रखेंगे। और सिर्फ 5 साल के बाद सैफरॉन खत्म हो जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, सही सुन रहे हैं आप, लेकिन डिटेल आपको बताएंगे कि क्यों सैफरॉन खत्म हो जाएगा 5 साल के अंदर अंदर, डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। और बात यहीं पर नहीं रुकेगी, बल्कि उन सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियरों के लिए भी राहत की खबर है जो पिछले कई सालों से दर बदर की ठोकरें पर थे। छोटे से ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी। सलाम जेके जरा बात उस सन्नत की करते हैं जो एक रीत की हड्डी की मानंद है और साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हजारों लोग जो है वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। मामला सैफरॉन मिशन का है, मामला सैफरॉन का है और अब खबर यह सामने आ रही है कि सैफरॉन की सन्नत रूबज़वाल हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता करके उन्हीं सन्नतों की तरह खत्म हो रही है जो सन्नतें हमारी वादी कश्मीर के अंदर पहले हुआ करती थी, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और दीगर सन्नतें। उसी तरीके से अब यह सन्नत भी आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रही है। इतलात और खबरों के मुताबिक और माहिरीन के मुताबिक 2030 के आते आते इसमें और ज्यादा कमी होगी और बहुत कम पैदावार इसकी आपको सैफरॉन की पामपोर और पामपोर के आसपास के इलाकों के अंदर दिखेगी। 2030 का हदफ दिया गया है। अब ये 2030 का हदफ जब दिया गया, एक तरफ से सरकार हजारों करोड़ रुपया पंप कर चुकी है, दूसरी तरफ से जो लोग हैं, जो माहिरीन हैं, जो काश्तकार है, वो कह रहे हैं जनाब 2030 के बाद शायद ही आपको दिखे, क्योंकि सूरत हाल ये बनी हुई है। उसके पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं कि यह सन्नत क्यों खत्म हो रही है। एक, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, कि जनाब आबपाशी के लिए जो चीजें चाहिए थी, परसों भी हमने कहा कि 100 बोरवेल खोदने थे, 30 ही चले हैं, 30 में भी 10 चल रहे हैं। सूरत हाल क्या कुछ है। एक तो वो फैसिलिटी आज दोबारा जहन में आई कि जनाब ये एक बड़ी बुनियादी वजह है, मौसमियाती तब्दीली, फिर पानी नहीं है इसलिए ये चीज उग नहीं पाएगी। दूसरा, अब इस जमीन को जो सोना उगलती थी इसको चेंज किया जा रहा है, इसकी कन्वर्शन ऑफ लैंड हो रहा है, तेजी के साथ मकानात, बिल्डिंगें, इंडस्ट्री वहां पर लग रही है, जिसकी वजह से ये दूसरा फैक्टर बन रहा है, आपकी जमीनें तबाह हो रही है वहां पर। तीसरा बड़ा फैक्टर ये है कि जो बीज इसका है, जो इसकी गुठली है, वो आला मयार की नहीं बन पा रही है, स्कॉस इसमें पूरा काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये 3 बड़े कारण है। 2030 जो काश्तकार है उनका माना कि 2030 आते आते बहुत कम इसकी काश्त जो आपको दिखेगी। फिल वक्त रवा साल के दौरान पैदावार और ज्यादा नीचे चली गई है, 30 से 40% ही पैदावार एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द ईयर जब आप इसको देखेंगे वो आपको मिलेगी। अभी जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये है कि डिक्लाइन हो गया जी सैफरॉन कल्टीवेशन को। एक, जमीन मुकम्मल तौर पर श्रिंक हो रही है क्योंकि दीगर यूज के लिए हो रही है। 5707 हेक्टेयर 1966 से 1996 से 97 के दरमियान था। असेंबली का रिकॉर्ड आप खंगालिए, 5707 हेक्टेयर पर यह काश्त होता था। अब यही काश्त 2019-20 में 2387 किलोमीटर हेक्टेयर पर रह चुका है। कहां 5707 हेक्टेयर, कहां 2387 हेक्टेयर 2019-20 के अंदर। एक तो ये कि जमीन जहां पर पैदावार हो रही थी वो श्रिंक हो रही है, अब वहां पर पैदावार नहीं हो रही है, उस वजह से डिक्लाइन है। दूसरा ये कि जो ये गोल्डन स्पाइस हमारे हाथ में था, जो दुनिया भर में जाता था, अब सरकार कह रही है कि जनाब हमने तो 2 बड़ी चीजें की, एक सैफरॉन मिशन दिया, फिर जीआई टैगिंग भी दी, फिर स्पाइस पार्क भी जो डुसू पार्क बनाई है वो भी बनाई। लेकिन काश्तकारों का मानना है कि जीआई टैगिंग को करेंगे क्या जब पैदावार ही नहीं होगी, जब बुनियादी सहूलियत ही नहीं होगी, तो जीआई टैगिंग करके आप करना क्या चाहती हैं। दूसरा, ये तमाम चीजें कागजात और सेमिनार्स में अच्छी लगती है, जमीन पर जो किसान है अगर उससे कभी पूछा जाता तो वो बताता कि सूरत हाल क्या है और ये फसल क्यों हमसे बहुत दूर जा रही है, जबकि दुनिया भर के अंदर इस पर हजारों करोड़ रुपए की सनत को बनाया जा रहा है और हम आहिस्ता आहिस्ता करके इससे दूर हो रहे हैं। हसनैन मसूदी साहब मेंबर लोग असेंबली है, पामपोर के साबिक रुकन भी रह चुके हैं, साउथ कश्मीर से असेंबली पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अब पामपोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मसूदी साहब ज्वाइन करने के लिए। एक बड़ा बर्निंग इशू है ये, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया है और पूरे जम्मू कश्मीर की नजरें इस पर इसलिए मरकूज है क्योंकि ये एक पहचान बन रहा था एंटायर जम्मू कश्मीर का, पूरे इंडिया में भी और अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द बॉर्डर्स भी। जहां ईरान का ज़ैफ़रान अपनी जगह था, अफगानिस्तान से भी आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीर के ज़ैफ़रान को एक मुनफरिद मकाम पूरी दुनिया में मिल रहा था। लेकिन जिस तरीके से 3 बड़े फैक्टर्स, इरिगेशन में नाकामी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कल्टीवेशन, जमीन कम हो रही है दूसरी बड़ी बात, और जो रिसर्चर काम करना था वो काम नहीं हुआ, और जो लोग इसके साथ जुड़े हैं उनका मानना है कि हुकूमत बड़े सेमिनार, सिंपोजियम, रिबन तो काटती है लेकिन कभी भी किसान की बात को सुना ही नहीं, जिसकी वजह से 2030 आते आते अब यह पैदावार बहुत कम हो जाएगी, शायद
ये ऑन द टिप रह जाएगी, बहुत थोड़ी सी दिखेगी। कितना बड़ा मामला है ये और हुकूमत के सामने ये कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, आपने जो अहाता किया इस मसले का, वो बहुत सही अहाता किया। जो भी आपने कहे कि इसमें क्या है, क्या अवामिल है, क्या वजूहात है, उनका भी आपने सही तौर पर जिक्र किया। पहली बात यह है कि देखिए, जो सैफरान है ये इसके लिए सारा साल इरिगेशन नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें पानी का कंटेंट कम होना चाहिए जमीन में, इसीलिए ये पापोर के करीबा में ही जहाँ पर जो आयरन है उसका ज्यादा मौजूदगी है, तो जहाँ पर पानी रिटेन न करे। अब ये है कि जो अगस्त नवंबर का महीना है, तो उस सितंबर के महीने में यहाँ कुछ न कुछ होनी चाहिए। या तो बारिशें होती थी कुदरती तौर पर, तो लेकिन अब फिर ये कंसीव किया गया एक प्रोजेक्ट की स्प्रिंकल इरिगेशन करेंगे ताकि इसमें नमी आ जाए, और फिर इसमें जो अक्टूबर का महीना होता है जब ज़ाफ़रान का हम देखते हैं कि ज़ाफ़रान का फूल खिलता है, तो उस वक्त इसमें नमी आ जाए और इसमें जो पैदावार है वो पैदावार को बढ़ावा मिले। लेकिन क्या हुआ कि जब माहिरीन भी फेल हो गए। दूसरी बात है, सैफरान मिशन में जो आपने सही कहा कि 120 के करीब थे जो बोरवेल थे, वो कोई भी आपने कहा 10 भी तो नहीं, 10 भी कोई फंक्शनल नहीं है, और उसमें कई एक वजूहात है। तो क्या एक बोरवेल, क्या वो इसका अपना इरिगेशन का अपना कोई मैकेनिकल डिवीजन नहीं है, बोरवेल सही तरीके से खोदे नहीं गए, उसमें सही जो डायमेंशन की वो पाइप नहीं लगाई, बाकी सारे मामले जो है उसमें जिम्मेदारी। लेकिन ये बात सबसे बड़ा कैश क्रॉप है जम्मू कश्मीर का, और इसकी अब एक अहमियत ही हमारी मईशत में। अब ये जो भी इसमें वजूहात हैं, उन वजूहात की आपने तो तफसील में आपने जिक्र किया, और वो सही है। आपको जो भी आपने इसके बारे में कहा वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये है कि मैंने पहले ही जो हमारे वज़ीर ज़राअत हैं उनसे बात की है कि हमें देखना होगा कि सैफरान क्यों हुआ। और दूसरी बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज की, आप देखिए, और पोल्यूशन की। अब देखिए, इसके मुज़ाफ़ात में हमारी कोई 8-10 के करीब सीमेंट फैक्ट्री चल रही है। अगर आप जाएंगे कभी भी लतपोरा, इन दिनों आप जाएंगे तो आप देखेंगे सारा वो गर्दन में जो डस्ट में वो जो सारा इलाका उसे घेरे हुए है, तो उससे कहीं ग्राउंड वाटर जो है वो भी नीचे चला गया। वरना हमें जरूरत नहीं पड़ती थी इरिगेशन की, क्योंकि इसमें होनी नहीं चाहिए डैम्पनेस ज्यादा सॉइल में, लेकिन जो ग्राउंड वाटर है वो भी नीचे चला गया। तो मामला ये है कि मसूदी साहब, क्या ये टाइम नहीं आया है कि ये जो सैफरान मिशन पर हजारों करोड़ रुपया लगाया गया, किसान रो रहा है, लॉ मेकर्स खुद ये मान रहे हैं कि जनाब जो करना था वो हुआ ही नहीं, सब स्टैंडर्ड सब कुछ चला है, व्हाई नॉट अ थ्रेडबेयर इंक्वायरी पुट बिहाइंड द बार उन लोगों को जिन्होंने इतना बड़ा धोखा किया एक्सचेकर्स के साथ? देखिए, हाँ बिल्कुल आप कहते हैं। देखिए, एक तो इसमें बड़ी एक थ्रेडबेयर जैसी, इसमें एक तहकीकात होनी चाहिए। क्या वजूहात है जिस वजह से सैफरान मिशन जो प्राइम मिनिस्टर मिशन था और 450 करोड़ रुपए मेरी इतलात के मुताबिक सुनाए थे, तो क्या हुआ, क्या वजूहात है कि मिशन फेल हुआ? और देखिए, 22,000 किलोग्राम के करीब हमारी पैदावार होती थी सालाना, एक ही बार होता, तो इसमें वो आगे नीचे आके 20% के करीब रह गई इस साल। पिछले साल मेरे सवाल के जवाब में पार्लियामेंट में वज़ीर ज़राअत ने कहा था कि 67% कम हो गई, और क्योंकि हम लोगों ने कई बार पार्लियामेंट में उठाया जो फेलियर का मामला है। तो अब जनाब ये इस साल बिल्कुल 20% पर सिमट के आ गई, तो उसका मतलब है कोई मुझे लगता है 2-3 हज़ार किलोग्राम फूल। दूसरी बात है, देखिए, हमने 37 करोड़ की लागत से एक फैसिलिटी बनाई जहाँ GI टैगिंग वगैरह जो सैफरान पार्क के नाम से जाना जाता है जिसको, लेकिन बात ये 4,000 या 5,000 किलोग्राम जो निकलता है, उसमें से सिर्फ 10-100 किलोग्राम से कम ही उसका रुख करते हैं जो हमारे जो पैदा करने वाले किसान जो है जो इससे वाबस्ते हैं ज़ाफ़रान की काश्त से। क्यों, क्या वजूहात है? अगर ये फैसिलिटी नहीं जा रहे हैं उसके क्या मामले क्यों नहीं? अगर ये 2,000 किलोग्राम के करीब पैदावार होती है तो होना ये चाहिए था तकरीबन 50%। ये तो यही तो बड़ा फैक्टर है ना, इसलिए तो हम चाहते थे कि एक थ्रेडबेयर इंक्वायरी हो, पता लगे कि आखिर कौन लोग हैं ये जो इसको सबटॉज कर रहे हैं, क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है, क्या ये स्टेट एक्टर्स है, नॉन स्टेट एक्टर्स है, कौन है ये, इनसे इनके नकाब जो है वो उतारे जाए ताकि आपके सामने। नंबर 1। नंबर 2, सस्टेन साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये जरा इस सवाल को भी और देख लीजिएगा, क्योंकि आप लॉ मेकर भी है, वजीर आला के बड़े क्लोज भी है, तो इसलिए आपके साथ ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से कल्टीवेशन ऑफ लैंड जो था ये कंटिन्यूसली खत्म हुआ है, और जो एदाद-ओ-शुमार हमारे पास है वो ये साफ बता रहे हैं कि सन 2096-97 में 5,707 हेक्टेयर पर था, और साल 2019-20 में 2,387 हेक्टेयर पर रह गया है, और कंटिन्यूसली ये जा रही है जमीन। ये दे कौन रहा है इनको अप्रूवल? किस तरह से ये बंदरबाट हो रहा है? इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है? देखिए, जैसे जब ये कानून ये बना था कि सैफरान पर
कोई जो बिल्डिंग एक्टिविटी होनी नहीं चाहिए थी, उसके लिए खास एक तरीक़ाकार था, वो परमिशन मिलने की कोई उसमें बहुत ही मुश्किल बनाया गया था। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इसमें ज़रूरत है, ये तकाजा है कि एक बिल्कुल जांच हो जाए और ये भी देखा जाए कि ये क्यों जो ईटअप क्यों हो गए, जो एरियाज थे इसके लिए ज़ैफ़रान के लिए, उसमें बिल्डिंग एक्टिविटी क्यों हो गई और क्यों इसकी कैसे इजाज़त दी गई। दूसरी बात है कि रोकने के क्या इकदाम किए जाने, और दूसरी ये है, पहले ये है कि जो बोरवेल्स है वो बोरवेल्स फंक्शनल क्यों, ऑपरेशनल क्यों नहीं बनाए गए और उसमें क्या दिक्कत है। ये सारे का एक तहकीकात होनी चाहिए। मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि ये इंटरेस्ट होगा ज़ैफ़रान फार्मर से, उनके इंटरेस्ट में होगा, ताकि ये जो हमारी ये मईशत का ये जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप था, इसकी वो जो अपनी हैसियत थी। दूसरी बात है इसका कल्चरल वैल्यू भी। देखिए पांपोर पहचाना जाता था ज़ैफ़रान से, तो हमारी जो सारी दुनिया में हमारी जो पहचान थी वो ज़ैफ़रान थी। लेकिन वही हर गुजरते दिन के साथ उसी पर देखिए उसकी तरफ नजरअंदाज किया जा रहा है और उसकी तरफ जो तवज्जो होनी चाहिए वो दी नहीं जा रही है। तो आप सही है, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, गहरी बिल्कुल एक इन डेप्थ जांच होनी चाहिए, ये जानना चाहिए कि क्या मामले हैं और हमें करना क्या है, रोड हेड क्या है, रोड मैप क्या है हमारा, हम कैसे इसको फिर उस शान पर, उस दर्जे पर पहुंचाए जिस दर्जे में ये ज़ैफ़रान मिशन से पहले था, और हमें क्या इक़दाम करने चाहिए। मुझे लगता है मसूदी साहब, क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि इन कमिंग डेज थ्रेडबेयर इंक्वायरी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी लूप इन लिया जाएगा, और ये किसान जो कह रहा है कि 2030 आते आते ये जनाब आपको ढूंढना पड़ेगा, फिर तो ये कहीं ना कहीं सही भी है, तो इसको रोक लगे, ये सही सिमत में चले, एक मस्बत पहल होगी। जी हाँ, मैंने पहले जो हमारे वज़ीर ज़राअत है उनसे बात की है, वो अगले चंद दिनों में वो खुद आ जाएंगे और हम इसका जो पहले जो हमारे ज़ैफ़रान गुरु उनसे भी बात होगी, और फिर जो आप कह रहे हैं, आप जो भी आप तजवीज़ आपकी है वो बिल्कुल सही है और जायज़ है। इसमें एक इन डेप्थ जाँच की का हम करेंगे, एक तरीक़ाकार वज़ा करेंगे, ताकि एक तो ये कैसे एनक्रोच किया गया इस जो हमारी ज़ैफ़रान थी, कैसे इसमें परमिशन दी गई, कैसे बिल्डिंग एक्टिविटी की गई, और दूसरी बात है कैसे रोकी जाए और कैसे इसको उस मियार पर पहुंचाया जो आज से 8 साल 10 साल पहले जिसका रोल था हमारी मईशत में। ये हमारी एक बैकबोन था, एक जो कैश क्रॉप सबसे इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप था हमारा। तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले चंद दिनों पर सारी फोकस इसी पर होगी, सारी हमारी तवज्जो इसी पर मरकूज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हसनैन मसूदी साहब मेंबर असेंबली पांपोर बात कर रहे थे हवाले से, जहां पर अब जो काश्तकार है उन्होंने खबरदार किया है कि अगर इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई है तो आने वाले सालों के दौरान ये पूरी जो सन्नत है वो खत्म हो जाएगी। फिलहाल आहिस्ता आहिस्ता जो बुनियादी अहम वजूहात बताई जा रही हैं वो इरिगेशन का मामला है, जो सबसे अहम है, जिसकी वजह से वहाँ ये जो सन्नत है रूब ज़वाल हो रही है। नाज़रीन, सलाम जी के प्रोग्राम जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जी के में नाज़रीन, अब आखिरी पड़ाव में हम दाखिल हो चुके हैं, जहां पर इस प्रोग्राम में जो गुलिस्तान न्यूज़ की जो शुरुआत है सो मुहिम की, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर, ख़ास कर वादी कश्मीर के अंदर जो लेट मरीज़ का मामला है, जिनमें नौजवान लड़के लड़कियां हैं, और इसकी जो शरह है आए रोज़ इसकी बढ़ती जा रही है, और कोशिश होती है, जो हमारे साथ मेहमान भी जुड़ते हैं उनकी भी राय होती है, वो भी अपनी बात सामने रखते हैं कि क्या कुछ वजूहात है और उस पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता, काबू किया जा सकता। बहुत से ऐसे मामलात हैं, और जो लेट मरीज़ हैं उनमें बहुत सारे वजूहात हैं। जो पहले ये कहा जा रहा है कि पहले जो नौजवान लड़का होता है, लड़की होती है, पहले वो अपना करियर उस पर फोकस करता है, पहले वो पढ़ना चाहता है आला तालीम, और उसके साथ साथ ही उनकी उम्र जाती है। फिर जब वो उनके पास रोज़गार नहीं होता है तो रोज़गार की तलाश में भी उनके कई साल बीत जाते हैं, लेकिन उनका नहीं उनको रोज़गार मिल रहा है, और साथ ही साथ उसके साथ ही उनकी उम्र भी, शादी की उम्र जो होती है वो भी चली जाती है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं शुमाली कश्मीर के बारामूला से अंजर नबी, जो कि रिसर्च स्कॉलर है और साथ ही साथ वाइस चेयरमैन फाउंडेशन बारामूला के वो उनके वाइस प्रेसिडेंट है इस फाउंडेशन के, और साथ ही साथ रिसर्च स्कॉलर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजर नबी साहब इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हमारे साथ।
आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो वजूहात होती हमारे सामने भी है कि पहले वो पढ़ने के साथ ही नौजवान लड़के लड़कियां उसके साथ रहते हैं, तालीम हासिल करने के साथ साथ, डिग्रियां हासिल करने के साथ साथ, उसके साथ ही जब उनको फिर बाद में रोजगार भी नहीं मिलता है तो कहते हैं कि हमें पहले रोजगार मिलना चाहिए और उसके बाद ही हम शादी करेंगे। लेकिन जब रोजगार की तलाश में उनकी जो उम्र होती है वो भी निकल जाती है, जिसकी वजह से आए रोज इसकी शरह में इजाफा होता जा रहा है। क्या किस तरह से इस पर काबू किया जा सकता है? और अगर सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे, उलमाओं की क्या जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ समाज के अंदर जो कमेटियां हैं, मस्जिद के अंदर जो कमेटियां, मोहल्ला कमेटियां होती है, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? अंजर साहब, आप तक आवाज आ रही है? जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो शादी की उम्र लड़कों या लड़कियों की अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी शरह में इजाफा होता जा रहा है, क्या आपकी नज़र में आपकी क्या राय है कि इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता? क्या ऐसे कुछ इकदाम उठाए जाए मोहल्ला कमेटी, मस्जिद कमेटी, उलमाओं की जानिब से जो या सिविल सोसाइटी की जानिब से, ताकि जो शरह है उसे कम किया जाए? सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज इंतहाई हसास मसले पर बात करने का मौका दिया। जी, इस सिलसिले में हम सब ये जानते हैं कि आज के दौर में चल पड़ा है, ये इंसानी माशरे का एक इंतहाई अहम और हसास मसला बना हुआ है। हम इस मसले पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि हम इस मसले से कैसे ओवरकम करें, हम इस मसले से कैसे निकलें, हम उन बातों पर बात करने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे बुनियादी बात यह है कि जिस इंसानी मुआशरे का हम हिस्सा है, हम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि एक इंसान होने की हैसियत से हमें इंसानी मुआशरे में क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी, अगर हम दीन इस्लाम की बात करें, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, कुल्लुकुम राइउ व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर शख्स से पूछा जाएगा, जो उसके मातहत लोग होंगे उनसे उनके बारे में, क्योंकि इंसानी मुआशरे में हर शख्स एक जिम्मेदार है, एक रिस्पॉन्सिबल है, उसके मातहत बहुत से लोग होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी है कि ये जो लेट मैरिजेस का मसला है, इसके बहुत सारे इश्यूज हैं। जिस तरह से सोशल कस्टम्स बढ़े हुए हैं, जिस तरह से हमारी सोसाइटी में रिचुअल्स का एक बड़ा जहर फैला हुआ है कि जो लड़के हैं या जो लड़कियां हैं कि वो बर वक्त शादी के लिए आमादा नहीं होती, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा तैयार करना पड़ता है, तब जाके शादी आज के दौर में होती है। क्योंकि हमने निकाह को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, इतना मुश्किल बनाया है, हालांकि निकाह सब्र में अपने कस्टमर से, अपने फरसूदा रिवायात से इसको बहुत ज्यादा पेचीदा बनाया है। इस सिलसिले में हम सब पर जिम्मेदारी है, मस्जिद कमेटी से लेकर उलमा तक, और हमारी सोसाइटी में जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, हमारी सोसाइटी में जो पढ़ा लिखा तबका है, उन सब पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी सोसाइटी में एक ऐसा सिनेरियो कायम करें, एक ऐसी फजा कायम करें जिससे निकाह का जो ये मुकद्दस फरीजा है ये इंतहाई आसान तरीके से तकमील को पहुंचे। और सबसे बुनियादी बात यह है कि उलमा इस सिलसिले अदा करें। हम जब मसाजिद की बात करते हैं, वहाँ उलमा होते हैं या मस्जिद कमेटियां होते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि मस्जिद सिर्फ मस्जिद नहीं है, ये एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है, जहाँ से आप फ्राइडे को एक स्पीच डिलीवर करते हैं, आपको लोगों को जमा नहीं करना पड़ता, बल्कि लोग अज खुद आते हैं। और अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होकर, अगर आप एक पॉजिटिव मैसेज लोगों में दें कि हमें किस तरह से मुआशरे के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की बुराइयां हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं, उन मसाइल का हल कैसे मुमकिन है, हम किस तरह से उन मसाइल से निकल सकते हैं, बनिस्बती कि हम फुरूई इख्तिलाफात में पढ़ें, हम मसलकी और मकतबी इख्तिलाफात में पढ़ें, या हम गैर जरूरी मसाइल को लोगों के सामने उजागर उनके लिए फ्रस्ट्रेशन का सबब बने। इससे बेटर है कि हम लोगों के सामने पॉजिटिव वे में एक मैसेज रखें। हमारे पास इस तरीके से निकलने के लिए बहुत से हमारे पास इस मसले से निकलने के लिए बहुत सी राहें हैं। सबसे बुनियादी राह यह है
कि अगर सोसाइटी में जो कैपिटलिस्ट क्लास होता है, जो बड़ा तबका होता है, जो सरमायादार होता है, अगर सबसे पहले वो ये पहल करें कि हम अपनी बच्ची की या अपनी बेटे की शादी बड़ा आसान तरीके से या सादा तरीके से करेंगे, तो सोसाइटी में एक फजा या सोसाइटी में एक ऐसा अप्रोच क्रिएट होता है कि लोग ये समझें इसके पास इतना सरमाया है, इसके पास इतना पैसा है, अगर इसने सादा तरीके से शादी की, अगर इसने सादा तरीके से निकाह किया, तो इस पर अगर कोई हर्फ नहीं आता तो हमसे क्यों सवाल किया जा सकता है। इसी तरह सोसाइटी में जो पढ़ा लिखा तबका है, जो यूनिवर्सिटियों से फारिग है, या जो इसी तरह और जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, अगर वो हम भी फंसे हुए हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास है वो भी फंसा हुआ है, ये जो एक मटेरियलिस्टिक की इस दुनिया के अंदर, मादियत की इस दुनिया के अंदर, जिसने हमारी कल्ब और रूह को मजरूह किया हुआ है, और हम सब इस मादियत के हिसार से नहीं निकल पा रहे हैं। हमें कोशिश करनी है, इंडिविजुअल एफर्ट करना है। हर एक शख्स एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने की हैसियत से, मस्जिद कमेटी हो, स्कॉलर हो, अइम्मा हो, इमाम हो, खतीब हो, पेरेंटो हो, अच्छा जिस लड़के की शादी हो या जिस लड़की की शादी हो, दोनों तरफ से कस्टमर्स का एक सैलाब बढ़ा हुआ है। हमें हर तरफ से कोशिश करनी है ताकि सोसाइटी के अंदर इस जहर को खत्म किया जा सके और एक साले और एक सेहतमंद और एक इस्लामी मुआशरे की तश्कील अमल में लाई जा सके। क्या ये वक्त नहीं है एज ए कलेक्टिव सोसाइटी के हमारे जो जी इज़्ज़त अफराद हैं, वो हमारी जो कमेटियां हैं, वो हमारे जो NGOs हैं, वो एक पेज पर आकर एक लाइन खींचे कि जनाब ये हमारी लाइन है निकाह की, इस्लामी निकाह की, ये हमारी शादियों की रस्म रहेगी, इससे अलावा कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो उसके खिलाफ जनाब बाइकआउट होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, न कोई खतीब वहाँ जाएगा और ना ही हम मोहल्ले के लोग वहाँ पर जाएंगे। अगर इस तरीके का एक इनिशिएटिव लिया जाता है तो आपको नहीं लगता है कि ये जो सैलाब है इसका रुख मोड़ा जा सकता है, इस दबाव को रोका जा सकता है और उसको दफनाया जा सकता है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं और आपकी बात की मजीद तौसी करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। सबसे बुनियादी बात यह है कि सोसाइटी में अइम्मा का या इंटेलेक्चुअल क्लास का, हालांकि वो अगर माइनॉरिटी में होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन उनका रोल होता है। जब वो कोई स्टेप लेते हैं तो इंसानी मुआशरे के अंदर उनका एक किरदार होता है और एक तासुर कायम होता है। इसी तरह जो NGOs हैं या जो मुख्तलिफ मदारिस हैं या जो मुख्तलिफ छोटे छोटे इदारे सोसाइटी में मुख्तलिफ अंजुमनें काम करती हैं, तो उन सबको बिल इत्तिफाक इस पर इजमा करना चाहिए, सबको एक जगह जमा होना चाहिए और हम अगर छोटा सा एफर्ट करें, हम जिस इंसानी मुआशरे में रहते हैं, अगर वहां 100 घर हैं या 150 घर हैं, अगर हम वहां की मस्जिद कमेटी, वहां का इंटेलेक्चुअल क्लास, वहां की कोई लोकल कमेटी, बैतुल माल की कमेटी हो, इसी तरह कोई अंजुमन हो, कोई सोशल कमेटी हो, वो सब अगर एक जगह बैठें और वहां एक प्रपोजल वो बनाएं कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, अगर यहाँ कोई आज के बाद निकाह होता है, कोई शादी होती है, इस निकाह को हमें गिव एंड टेक का प्रोसेस नहीं बनाना है, बल्कि ये निकाह, इससे एक इंस्टीट्यूशन कायम होता है। और इस्लाम का मिजाज वही है कि निकाह से आप एक इदारा खानदान की सूरत में कायम करते हैं और फिर खानदान से बच्चों की तरबियत करके फिर एक सेहतमंद मुआशरा कायम होता है। तो इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, सब एक जगह जमा हो और एक प्रपोजल बनाए, एक अपने अहदाफ मुतय्यन करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं कि सोसाइटी के अंदर कोई निकाह होगा, कोई शादी की तकरीब होगी, तो वो शादी की तकरीब हमारे पास ये स्टैंडर्ड्स रहेंगे, हमारे पास ये अप्रोच रहेगा उस निकाह को मुनक्किद करने में। अगर इससे कोई सवाल वहीं पर आएगा ना, हु विल बेल द कैट। मजहबी पेशवाओं से जब गुफ्तगू करते हैं, बात से वो इत्तेफाक करते हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से मैं मुंतजर था कि कोई मुफ्ती हजरात, कुछ लोग सामने आकर एक गाइडलाइन खींचे, अभी तक भी नहीं हो पा रहा है। क्या मैं ये मानूं कि दबाव उन पर भी है, या वो बात तो करते हैं टीवी पर, इस चीज का भी उन्हें एहसास है कि हाँ गलत हो रहा है, लेकिन सही करने के लिए जो पहल करनी है, जो एक कदम आगे बढ़ाना है, वो सारे एक दूसरे का इंतजार करें कि कौन आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इसी बात की तौसीक करूंगा। सबसे पहले है कि पॉजिटिव अप्रोच है, हम ये सारा उलमा पर नहीं थोप सकते, हम सिविल सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं या जो कमेटियां होती हैं उन पर नहीं थोप सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम सब इंडिविजुअल एफर्ट करना है और पहल करनी है। आपकी शायद आपकी इल्म में आया होगा
हमारी वादी कश्मीर में बहुत सी कमेटियां ऐसी हैं जिन्होंने इस सिलसिले में एक पॉजिटिव कदम उठाया है और बहुत से मकामात से हमें ये खबर आई कि उन्होंने शादी को बड़ा मुख्तसर बनाया, बिलखुसूस जो वाजवान की उसमें क्वांटिटी रहती है उस सिलसिले में उन्होंने बनाया कि हम इतना करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो फिर वहां के लोगों से ये सुनने में आया कि उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आया है। इसी तरह जब तक हम मसाइल को डिस्कस करते रहेंगे, हम ऑल्टरनेट पेश नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव वे में उन मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम घूम फिर के वही फिर मसाइल पर ही आ जाते हैं। सबसे बात यह है, अगर मैं किसी सोसाइटी में हूं, वहां अइम्मा है, वहां कोई अंजुमन है, हम सब ने कलेक्टिवली उसके लिए एफर्ट करना है और एक स्टैंडर्ड बनाना है, एक प्रपोजल बनाना है। अंजर साहब, एक चीज जानना चाहूंगा, ऐसे में आपने सबकी जिम्मेदारी तो बताई, क्या ऐसे में जो लड़का या लड़की होते हैं जिनकी शादी होनी है, जिनकी उम्र यानी कि वो उस उम्र के पार भी होते हैं, क्या ऐसे में उनकी कोई जिम्मेदारी होती है शादी के हवाले से? वो उनका कोई रोल है या कोई जिम्मेदारी बनती है उनकी? बिल्कुल, सबसे उनका एक तामीरी रवैया है। अगर आज के दौर में हम देखते हैं कि पढ़ा लिखा तबका बहुत ज्यादा है हमारी सोसाइटी में, लेकिन मुझे इंतहाई तासुफ होता है, मुझे अफसोस होता है कि यहाँ 36 की उम्र को पहुंच चुके हैं, वो अभी मास्टर्स करके बैठे हैं, बीएड करके बैठे हैं या मुख्तलिफ डिग्रियां, लेकिन जॉब नहीं मिला है, उसके बावजूद भी वो निकाह नहीं करते। ठीक है, इसी तरह क्योंकि शरह में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जब तक आप इस मेटीरियलिस्टिक जो है ये जो आइडियोलॉजी है, जब तक आप इससे बाहर नहीं आएंगे, अगर इंटेलेक्चुअल क्लास, पढ़ा लिखा क्लास इस जहनियत में मुब्तला है कि जब तक मुझे जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो चुके हैं, हम छोटी छोटी चीजों में भी खुश रह सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास, अगर आपके पास कैलिबर है तो आप हर जगह से रिज़्क तलाश कर सकते हैं और आप इंसानी मुआशरे के अंदर निकाह की सूरत में एक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। और इस सिलसिले में अगर लड़का है वो पहल करें कि मैं जहां शादी कर रहा हूं, सबसे बुनियादी बात यह है कि मैं सादा करूंगा और ना मैं इसको मैं गिव एंड टेक का मसला नहीं बनाऊंगा, ना मैं कुछ दूंगा ना मैं कुछ लूंगा। इसमें जो बुनियादी जरूरियात है निकाह की, इस्लाम ने जिन तकाजों को जरूरी रखा है उसमें आपने महर अदा करना है, उसमें आपने इजाब कबूल का जो सारा प्रोसेस बना हुआ है, और आप जब निकाह करते हैं आपने नान और नफका, उसकी जो बुनियादी जरूरियात हैं, उसके जो बुनियादी अखराजात हैं, आपने उनका ख्याल रखना है। बाकी जितनी भी चीजें इसके अंदर हैं, हमने 10 लाख रुपए महर का यहाँ पे स्टैंडर्ड कायम किया हुआ है। तो मुझे बताइए कि एक लड़का आज के दौर में जहां इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, एक लड़का पीएचडी करके बैठा हुआ है, एक लड़का एमएससी बीटेक एमटेक करके बैठा हुआ है, वो जिंदगी की बुनियादी जरूरियात के लिए तरस रहा है, और एक लड़की का तकाजा यह है कि मुझे 8 लाख रुपए का सोना चाहिए, मुझे 10 लाख का सोना चाहिए, तब जाके मैं निकाह के लिए आमादा हो जाऊंगी। इस सिलसिले में दोनों पर जिम्मेदारियां हैं, लड़का भी पॉजिटिव वे में रहे और लड़की भी एक पॉजिटिव अप्रोच को इख्तियार करे और इस इंस्टीट्यूशन को कायम करें। हो सकता है। बहुत शुक्रिया अंदर साहब ज्वाइन करने के लिए, हमारे साथ अपने ज़रीन ख्यालात रखने के लिए। कोशिश तो यही है कि बातचीत हो और बातचीत के जरिए से किसी राह तक हम पहुंचे, और इसके मस्बत नताइज जो है वो कई इलाकों से दिखना शुरू हो गए हैं। कई वालिदैन इस पर गुफ्तगू करना शुरू कर चुके हैं, कई कमेटियों के सरबराहान का भी फ़ोन आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी इंतज़ार है कलेक्टिव अप्रोच का। जिस दिन वो कलेक्टिव अप्रोच हमारे सामने होगा उस दिन हम सीना तान कर ये बताएं, जो कोशिश हमने आपकी मेहनत के साथ, आपकी आराओं के साथ, आपकी उमंगों के साथ शुरू की थी, उसका मस्बत नतीजा देखने को मिला है। फिलहाल अभी और इस पर मेहनत करना जरूरी है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात सेल्फ हेल्प ग्रुप की करते हैं, उन इंजीनियर्स की करते हैं जिनकी नजरें एक बार उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत पर लगी हुई है, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स के लिए एक राहत का सामान पैदा हो सकता है। इतलात और खबर यह है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से रिवाइवल किया जाएगा, दोबारा से शुरू की जाएगी सेल्फ हेल्प ग्रुप की वो स्कीम जो उन इंजीनियर्स के लिए शुरू की गई थी माजी में, जो बेरोजगार इंजीनियर्स थे। और अब खबर यह है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम को दोबारा से शुरू किया जा सकता है। सन 2020 में लेफ्टिनेंट गवर्नर हुकूमत ने इसे ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से हज़ारों जो रोजगार में लोग बेरोजगार हो गए थे, जिन्हें किसी न किसी तरीके से इस स्कीम के जरिए से मदद मिल रही थी, वो बेरोजगार हो गए थे। और तब से लेकर अब तक लगातार ये ग्रुप जो है मुख्तलिफ दरवाजों को खटखटा चुका है, लेकिन अभी तक इनकी आवाज़ को नहीं सुना गया। लेकिन अब इतला ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नई हुकूमत बनने के साथ ही सेल्फ
हेल्प ग्रुप वाली स्कीम को दोबारा से इंट्रोड्यूस ले लिया गया है। प्रपोजल इस ज़िमन में सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम रिवाइवल के लिए तैयार किया गया है, उसे सबमिट किया जाएगा काबीना को ताकि वहां से इसको मंजूरी मिल सके। तकरीबन 15,000 के करीब इंजीनियर्स हैं जो इस स्कीम के साथ एफिलेटेड थे जब इसे ख़त्म कर दिया गया, और ये 15,000 इंजीनियर उनके घर जब आप इसके साथ जोड़ेंगे तो ये लाखों की तादाद में लोग आपको नजर आएंगे। तो फिलहाल 2020 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। 2023 में जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत थी, बीजेपी हुकूमत में थी, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम को एज ए ऑल्टरनेटिव के तौर पर रखा गया था, मुलाजमत के तौर पर उन नौजवानों के लिए जो टेक्निकली फिट थे, इंजीनियरिंग के साथ थे। और हर स्कीम के अंदर तकरीबन 30% रिजर्व किया गया था गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन के अंदर, कि वो इन लोगों को दिया जाएगा काम के लिए, और ये ग्रुप जो थे वो काम कर रहे थे। लेकिन अब ये माना जा रहा है से इस स्कीम को मुतारफ किया जाएगा, प्रपोजल को बनाया जा रहा है, और प्रपोजल बहुत जल्द लेफ्टिनेंट उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत के सामने होगा, काबीना के अंदर रखा जाएगा, जिसके बाद इसको मंजूरी भी मिल सकती है। और ये 15,000 से जो तजावुज कर चुका है ग्रुप, इसे राहत मिल सकती है। इस तरीके की इत्तला और खबर जो है वो सामने आ रही है। तो चलिए नाजरीन की सेल्फ हेल्प ग्रुप के हवाले से अब जरा बढ़ते आगे का प्रोग्राम के आखिर पर हम चलते चलते आपको बताते चले कि जो हादसा टेंगपुरा के अंदर पेश आया था, उसके बाद ही अब जो ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया काफ़ी सख्त मुतहरिक हो गई है, और इस सिलसिले में सख्त कानून वादी कश्मीर जम्मू कश्मीर के अंदर नाफिज कर दिया गया है, जहां पर जो ट्रैफिक व्हीकल एक्ट है 1988, उसके साथ साथ ही सेक्शन 199A के तहत अब कार्रवाई होगी। जो गाड़ी के मालिकान हैं, अगर आपने किसी नाबालिग अपने बच्चे को गाड़ी दी है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आपको 3 साल की कैद, 25,000 रुपए जुर्माना और 12 साल यानी कि 12 माह तक आपकी जो लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है गाड़ी की, वो मनसूख कर दी जाएगी। ये बाज़ाब्ता तौर पर जो मुतलका महकमा है उनकी जानिब से ये कल रात देर गए ये जारी कर दिया गया है। सेक्शन 199A मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपको आपके खिलाफ कार्रवाई होगी बाज़ाब्ता तौर पर। इसके साथ साथ ही हमने कल भी देखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके के हादसा हो रहे हैं ना, उसमें अक्सर हम देख रहे हैं कि माइनर गाड़ियां चला रहे हैं, बाप के नाम की रजिस्टर्ड गाड़ी बेटा चला रहा है, और बेटे की उम्र क्या है जी 15, 16, 13, 14 साल, और ये माइनर न तो उसके पास लाइसेंस है और ना ही उसे सलीका है गाड़ी चलाने का, कभी स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं और कभी तूफानी गाड़ियां चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि जो कल हादसा हुआ है बाईपास पर, जहां पर 2 नौजवानों की मौत भी वाक़ा हुई है, थार गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ वो भी फास्ट ड्राइविंग का ही नतीजा है, रेसिंग का नतीजा। और इत्तलात के मुताबिक पहले ही एक गाड़ी को नोटिस चला गया था कि आपने सिग्नल्स ब्रेक की थी, तेज चला रहे थे, और किसी न किसी तरीके से वो वायलेशन का मुर्तकिब पाया गया था। तो अब खबर ये है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने कमर कस ली है। सेक्शन 199A के तहत अब कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि यह सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का मामला नहीं है, वालिदैन और सिविल सोसाइटी को भी इस पूरे मामला, और यह साफ कर दिया गया है कि अब इस कार्रवाई के तहत जहां जुर्माना 25,000 रुपया होगा, कैद की सजा होगी, वहीं पर रजिस्ट्रेशन गाड़ी की कैंसिल होगी, ड्राइविंग लाइसेंस आपका, और इस तरीके के इकदाम वक्त की अहम तरीन जरूरत है। याद रखिएगा कल अक्रॉस द सोसाइटी इस पूरे मामले पर तशवीश का इजहार किया गया था। वालिदैन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जब भी बच्चों को गाड़ियां दी तो पहले सोचे कि किसके हाथ में गाड़ी दे रही है। सेकेंडली, जिन स्कूलों के अंदर ये गाड़ियां हैं वहां पर भी जरा इस चीज का ख्याल रखा जाए कि आपने एक स्टेटस सिंबल को बनाया है कि हमारे बच्चे इतनी गाड़ियों में आ रहे हैं, इस स्टेटस सिंबल को खत्म करवाया जाए और रूटीन में जो तरीके से चला जाता था वैसे हो। इस तरीके की आवाजें जो है वो लगातार आ रही है। तो फिलहाल सख्त कानून के तहत कार्रवाई 199 के तहत कार्रवाई करने का ऐलान पहले ही इंतजामिया की तरफ से कर लिया गया है। तो याद रखिएगा आने वाले दिनों में मजीद कार्रवाइयां इस पूरे मामले में होगी। एहतियात के साथ गाड़ी चलाइएगा क्योंकि जिंदगी एक बार आती है, और अगर उनके साथ आप खेल रहे हैं तो आप तो अपनी जिंदगी के साथ खेल ही रहे हैं, लेकिन जो आपके पसमानदागान है, जो आपके घर में है, उनको पूरे उम्र पर इस चीज का रोना होता है कि बेटा था, बेटी थी, बाप था, भाई था, हमारे बीच आज नहीं है। उम्मीद है कि हम कानून के तहत ही, ज़ाब्ते के तहत ही अपनी जिंदगियां गुजारेंगे। फिलहाल ज़ाब्ता और कानून ये कहता है कि 10 बज रहे हैं। गौहर कुछ है और मुझे आप देंगे इजाजत। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ है। 8:35 पर सलाम JK में दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे, लेकिन तब तक आप गुलिस्तान न्यूज के साथ बने रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहे। आप राब्ता साइटों पर
हमें अपनी आरा ज़रूर भेजिएगा। और आज खबरों की वजह से कुछ चीज़ें रह गई, यानी आपकी फ़ोन कॉल्स रह गई। कल इतवार का दिन है, ज़रूर आएंगे और वक्त भी थोड़ा ज़्यादा निकालेंगे। अल्लाह हम नासिर।